Hello students. So we were discussing about D and F block elements. In the previous chapter हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने D block पढ़ा था, राइट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, D block एलिमेंट, इनको पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पहली वाली सीरीज़ दी है जो कि है 3D सीरीज़. ओके, ये है 3D सीरीज़. अगर आप ये देखोगे, इसका निमोनिक भी मैंने आपको बता दिया था, राइट? तो निमोनिक क्या था इस 3D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट के? जो पहले सीरीज़ का निमोनिक क्या था? स्कूल ते विच कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कुल ज़िंदगी. यहाँ पे दूसरा वाला निमोनिक दिया गया है. तो ओके, यहाँ पे दूसरा वाली निमोनिक दी गई है, लेकिन मैंने जो बताया वो वाला आप लोग लिख लीजिए. स्कूल ते विच, यू वांट मी टू राइट अगेन? स्कूल, ओके, ते विच कर लो मस्ती, फिर कटेगी नहीं कुल ज़िंदगी. ओके, फिर कटेगी नहीं कूल जिंदगी. ओके, नाउ एस से स्कैंडियम, टी से टाइटेनियम, वी से वेनेडियम, सी आर से क्रोमियम. ओके, करो को तुम सी आर भी लिख सकते हो. मस्ती से मैंगनीज, एफ ई से फिर से आयन, एफ ई यानी कि फेरम. कटेगी, अगेन कटेगी आई, सी, इसको भी आप सी ले सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, इसको सी बना सकते हो आप लोग. तो सी से क्या आएगा? कोबाल्ट, कटेगी यानी कोबाल्ट. नहीं, निकल, कॉपर, सी यू, एंड जिंक, जेड एन, दैट इज कूल जिंदगी. कॉपर, जिंक. तो एज वी हैड स्टडीड द, इनमें से जो है एक्सेप्शंस भी हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी डिफाइंड, ओके, एज द एलिमेंट हुज एटम इन ग्रुप स्टेट और आयन इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इनकम्प्लीट डी शेल, दैट इज 1 to 9 इलेक्ट्रॉन. तो 1 to 9 इलेक्ट्रॉन डी शेल में होना चाहिए, यानी कि डी शेल थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट होना चाहिए. लेकिन यहाँ आप नोटिस करोगे कि जिंक का, हम आगे पढ़ेंगे अभी, जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ने नोटिस किया था कि डी का इनकम्प्लीट डी शेल नहीं है. इस वजह से उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं कंसिडर करेंगे. उसी तरह यहाँ पे जो 3D सीरीज़ के बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट के 3D सीरीज़ जो फर्स्ट सीरीज़ है, 4th पीरियड है, उसके बाद सेकेंड वाला पीरियड आता है, सॉरी सेकेंड सीरीज़ आता है जो कि 5th पीरियड है. वो है या यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 48 तक, यानी कि 39 एटॉमिक नंबर से, 39 एटॉमिक नंबर से ओके 48 तक आप नोटिस करोगे. तो इसका निमोनिक भी जो दिया है वही वाला आप लोग को लेना है. ओके, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े तो आग में छोड़ जाना. यारी, अगेन वाई से, वाई जो सिंबल है यूट्रियम का, ज़रा वाला होगा किसका? जिरकोनियम का. मौत तक, निभाना मौत तक, तो निभाना नियोबियम होगा. ओके, देन मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम से. तो आप लोग मैच कर सकते हो, जो निमोनिक है उसके स्टार्टिंग लेटर को सिंबल के स्टार्टिंग लेटर से याद रख सकते हो. ओके, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े तो आग में छोड़ जाना. ये है हमारा सेकेंड सीरीज़ जो कि 4D सीरीज़ है, 5th पीरियड बिलोंग करता है. ओके, सेकेंड सीरीज़ जो है, ओके, जो 4D सीरीज़ है वो 5th पीरियड है पीरियोडिक टेबल में. ओके, क्योंकि यहाँ पे 4D ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं. दैट्स इट. देन यू कम टू नेक्स्ट, हम जाएंगे हमारी थर्ड सीरीज़ जो कि 5D सीरीज़ है. 5D सीरीज़ 6th पीरियड आता है, राइट?
ओके। 6th पीरियड आता है, यहाँ पे फिलिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल्स होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया था निकालना, तो आप लोग नोटिस करोगे 5D सीरीज़ इसलिए वो कहा जाता है क्योंकि फिलिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल्स होती है। ये 6th पीरियड बिलोंग करते हैं। और इसका निमोनिक अगर आप नोटिस करोगे तो निमोनिक इसका है, रीड कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ओके। वैसे तो ला लैंथेनियम है, ओके, वो लैंथेनियम सीरीज़ वहाँ से शुरू होती है, लेकिन बोलने के लिए ला से शुरू करो। वैसे 72 एक्चुअली आप लोग देख लीजिए, हफ्ता जो HF है, हैफनियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 72, और 80 इसका मतलब 72 से 80 चल रहा है, 80 वाला मरकरी है। तो ये सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसकी 3rd सीरीज़ है, यानी कि 5D सीरीज़। ओके ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये मैंने आप लोग को बना के भी दिखाया था कि सबके आप लोग को जो 1s 2s 2p उस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो। ओके। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंशन करोगे तो यहाँ पे नोटिस करिए कि जो फर्स्ट सीरीज़ है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि 3D सीरीज़ है, ओके, 3D सीरीज़ में स्कैंडियम टिटेनियम, ये बारे बार नीचे ही है, ब्रश चाहिए, उसको क्लिक नहीं हो रहा, बस हो जाएगा। पॉज है क्या? नहीं, स्टार्ट है, चल रहा है। पहले सीरीज़ पे फोकस करिए। आप लोग ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, इन सब का आपने लिखा है 3D1 4s2। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शंस खुद ही सर्कल हुए हैं, तो क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है। फिर नेक्स्ट वाले में मैंने क्या कहा था, देखो इसका अगर शॉर्टकट में याद रखना है आप लोग को कि 3D में एक्सेप्शन कौन सा है, ओके, 3D में एक्सेप्शन कौन कौन सा है, 4th और 9th वाला। देखो 4th एंड 9th, 4th और 9th वाला का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट सीरीज़ में 3, 6 और 8 वाला जो 3rd वाला एलिमेंट है, यहाँ पे NB इसका एक्सेप्शन है, और 6th वाले का एक्सेप्शन है, 6th एलिमेंट यहाँ से, 6th वाला नहीं, 6th वाला तो ये हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 रूट, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। ओके। एंड नेक्स्ट वाला जो है सीरीज़, उसमें एक्सेप्शन सिर्फ 8th वाले का है। ओके। एंड इसका मैंने आपको बना के दिखाया है, राइट, पूरा पूरा, तो ये मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। ओके। तो नेक्स्ट वाला हम लोग जाएंगे, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने कहा जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी जो है उसमें ये एक्सेप्शंस में आते हैं, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, राइट। क्यों? क्योंकि उनकी डी जो ब्लॉक है वो फुल्ली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन, क्योंकि वो नहीं अब जगह देंगे, उनके पास जगह है ही नहीं कि वो ट्रांजिशन करे और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रखें। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी याद रखना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ऑब्वियसली ये सब मेटल्स होते हैं। ओके, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटेलिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, और भी जो जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ आप लोग को आते हैं सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्या होता है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में? देखो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने ऑर्बिटल्स के फ़ोटोज़ दिए हैं। तो एस ऑर्बिटल आप लोग जानते ही हो क्या होता है। एस ऑर्बिटल कौन सी शेप का होता है? स्फेरिकल। ओके, देन पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो डिफ्यूज शेप का, एफ ऑर्बिटल तो और ही डिस्क्रीट शेप का होता है। एफ ऑर्बिटल तो और ही डिस्क्रीट शेप का होता है। तो ये बताने का मकसद ये है यहाँ पे कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ों में आपको काम आएगी कि जितना डिस्क्रीट शेप होगा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा? डी ऑर्बिटल्स का, एफ ऑर्बिटल्स का, राइट। जो हम अभी पढ़ेंगे, हम लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, या एज यू गो डाउन द ग्रुप एक्सेप्शंस कहाँ आते हैं साइज़ में। तो साइज़ रिलेटेड फैक्टर्स के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट शेप पे डिपेंड करता है। किस शेप पे डिपेंड करता है? किस चीज़ के शेप पे डिपेंड करता है? ऑर्बिटल्स की। किसकी? ऑर्बिटल्स की। ओके, तो आगे बढ़े। ये आप लोग बना भी सकते हो एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ओके, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस की थी? सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, इन सब के एक जैसे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, इसको भी 1 by 1 डिस्कस किया गया था। ओके, और क्या डिस्कस किया गया था? कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी हो चुकी थी। ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ अगेन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी मच हार्ड। तो ऑब्वियसली ये हार्ड नहीं होंगे, ये तीनों हार्ड नहीं होंगे। ओके, एंड लो वॉलेटिलिटी, दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। ऑब्वियसली कोई मेटल हो तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और क्यों ये मेटल जैसे हैं, मेटल ही हैं, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। ओके, ये मेटेलिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं। तो इस वजह से इसकी कंसिडरेशन में ये हमें लेना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। इनफैक्ट हम लोग ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया था। ओके, यहाँ पे दिया भी है, देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडिया। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही हम जानते हैं कि ट्रेंड्स कैसे होते हैं। ट्रेंड्स हम लोग ने स्टार्टिंग से ये जानते हैं कि एज यू गो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। ये सुनो, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है कि नहीं? और डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस होते ही हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस ये हैं कि यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ये जो ग्राफ यहाँ पे बनाया है कि एक एक सीरीज़ का उन्होंने दिया है। अब आप नोटिस करो, ओके, यहाँ पे आप लोग नोटिस करो कि एक एक सीरीज़ का यहाँ पे ट्रेंड्स दिए हैं। ट्रेंड्स ऑफ व्हाट? ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक नंबर दिए हैं। ये सुनो, एटॉमिक साइज दिए, सॉरी। तो पहला वाला जो 3D सीरीज़ है, देखिए ये जा रहा है, स्टार्ट स्कैंडियम से होता है। देखिए ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, धीरे 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 धीरे, है ना। मैं इसके ऊपर बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये आप नोटिस करो, यहाँ तक के जा रहा है। जो अचानक आयन तक के नीचे रहता है, फिर एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, उसके बाद अचानक से जिंक के पास बढ़ जाता है। यही इसका ट्रेंड है, ठीक है। 40 सीरीज़ में भी ऐसे ही जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आते आते अचानक से बढ़ जाता है। तो ये हमें पढ़ना चाहिए। ओके, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या लिखोगे, रीज़न क्या लिखोगे? ओके, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ओके, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या लिखोगे? आप लिखते हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। ओके, मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, राइट। ये सुनो, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे दिए हैं कि जो डाउन द ग्रुप जो है, इसको मैं ग्राफ बना के आप लोग को अच्छे से दिखा चुकी हूँ कि डाउन द ग्रुप इन लोगों की जो साइज़ होती है, जो क्या कहते हैं आपस में, इन दोनों के साइज़ में इतना फ़र्क नहीं है।
डाउन द ग्रुप इतना फ़र्क नहीं आता, और स्पेशली ये जो 2 सीरीज़ है, जो 4D और 5D में तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के होते हैं। अक्रॉस द पीरियड तो साइज़ डिक्रीज होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप बढ़ता है स्कैंडियम से एट्रियम, लेकिन यहाँ पे जो 4D या 5D में साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। क्यों? अगेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना बढ़ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं। 4f इलेक्ट्रॉन, आप लोग को पता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कि जो जेड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड इफेक्ट डिक्रीज होती है ना डाउन द ग्रुप। ओके, ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न आप लोग को लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटाइल स्ट्रक्चर्स तो आप लोग को पता ही है कि क्योंकि सॉलिड है तो दे विल हैव 1 or more रेगुलर मेटेलिक स्ट्रक्चर, एंड क्योंकि मेटेलिक स्ट्रक्चर भी होता है इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मतलब उसका स्ट्रेंथ भी हार्ड होगा ना, राइट। मेटेलिक स्ट्रक्चर आप लोग ने सॉलिड स्टेट में पढ़ाई है, जितनी अच्छी पैकिंग होती है उतनी अच्छी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, क्योंकि पैकिंग किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड स्टेट है, किससे पैकिंग होती है उस पर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड होता है। ओके, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटेलिक नेचर होता है और उनकी लैटिस स्ट्रक्चर्स होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से उन लोग की क्या ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रेंड्स भी आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, हर ग्रुप में जो बीच वाला एलिमेंट है, जैसे कि टंगस्टन है, यहाँ पे देखिए 5D सीरीज में टंगस्टन है। ओके, 5D सीरीज में टंगस्टन है, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम है, और 3D सीरीज में क्रोमियम है। इन तीनों को एक्सेप्शनली देखो बहुत हाई है, अपने ग्रुप में बहुत हाई है। ओके, ये आपने देखा ही है कि नहीं, अपने ग्रुप में वो बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि उनके हाफ फिल्ड डी शेल होता है। ओके, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग उसकी होगी जिसके अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है ना, अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे तो भी मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है, मेटालिक बॉन्डिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मेटालिक बॉन्डिंग तब होगी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनमें अनपेयर्ड होते हैं लेकिन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम इनका एक्सेप्शनली अपने ग्रुप में हाई होता है। ओके, बाकी तो आप जैसे ऊपर जाते जाते फिर नीचे आता है, ऐसा ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, हियर एंड देयर एक्सेप्शन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जैसे Mn एंड Tc को भी पढ़ना पड़ेगा। Mn Tc एबनॉर्मली लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये सुनो, यहाँ पे Mn और जो Tc है एबनॉर्मली लो बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वीक मेटेलिक बॉन्ड, अगेन रीज़न होगा वीक मेटेलिक बॉन्ड, अच्छे क्रिस्टल नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ आप लोग को समझ में आ गया ग्राफ कैसे जा रहा है। ओके, एटमाइजेशन के भी ट्रेंड्स देखिए आप लोग। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ग्राफ बनाना है तो आप लोग लिख सकते हो कि एटम्स कैसे बनते हैं। सॉलिड से गैसियस स्टेट जाना पड़ता है तब जाकर एटम्स बनते हैं, राइट। इधर एनर्जी देनी पड़ेगी आप लोग को, है ना, तब जाके गैसियस फॉर्म में फिर हम रिएक्शन कर सकते हैं। ये तो आप लोग ने 11th में भी पढ़ा था कि एटम्स को पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने डिस्कस किए थे, ये वाले ग्रुप कौन सा जो होते हैं डी ब्लॉक, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये सुनो देखिए आप। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगेन स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है और जिंक सिर्फ +2 शो करता है। बाकी का आप लोग देखिए कि वेरिएबल जाता है, क्योंकि इनके इनकम्प्लीट होते हैं ना डी शेल्स, तो ट्रांजिशन है तो इधर उधर जैसे डिपेंड करता है। जैसे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो उनसे शो करेंगे जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, उन्हीं के सामने वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जो क्रोमियम है, यहाँ पे अपने
ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा? जब उसके सामने ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ओके, या फ्लोरीन होगा, उनके सामने ही ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नॉर्मली वो नहीं शो करेगा, +2 या +3, ये नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ +2 +3 शो करेंगे इन लोग। बट जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आ गया उसके सामने मजबूर हो जाते हैं कि वो लोग क्या शो करें? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कोई नहीं करना, इतना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एयरिंग करना या लेना देना करना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, जब डॉन आ जाते हैं, फ़ोन बनेगा डॉन, क्यों, क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इन लोग सामने आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इन लोग अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे चले जाते हैं, ओके। यहाँ पे दिया भी है, कुछ कलर्स भी दिए हैं, कलर्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखते हैं आगे है क्या। स्टेबिलिटी, हाँ, तो जैसे मैंने स्टेबिलिटी आप लोग को बताया था कि हायर एलिमेंट्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हायर एलिमेंट्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, ऐसा नो, और लोअर एलिमेंट्स के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, विदिन अ ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन बिकम मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबल है, नीचे स्टेबल है, कौन स्टेबल है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन, या उल्टा, मतलब पी ब्लॉक का उल्टा समझिए आप स्टेबिलिटी में। डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन बिकम्स मोर स्टेबल। पी ब्लॉक में क्या था, लोअर एलिमेंट्स का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था, हायर एलिमेंट्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ लोअर एलिमेंट्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, बस इतना याद रखिए, उसका उल्टा है तो याद रह जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया, इन्होंने क्रोमेट आयन दिया, क्रोमेट आयन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो आप लोग कि उसकी 2- चार्ज होती है CrO4, ओके। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडेंट, यानी कि कोई भी अगर, वैसे तो इसके रिएक्शंस आप लोग को आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए कि जब भी कोई एलिमेंट इससे रिएक्ट करता है वो उसको ऑक्सीडेंट है ना, क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देगा, खुद को रिड्यूस करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। वेरस टंगस्टेट WO4 ये एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, तो ये इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो Mn+7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सुनो, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद को रिड्यूस करके, जब हम रिएक्शन में इसको ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ओके। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो हम रिएक्शंस में अभी आगे देखते हैं। पहले तो इतना ही याद रखिए कि हायर एलिमेंट्स के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं और लोअर एलिमेंट्स के हायर ऑक्सीडेशन। अगेन यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, यही सब रीज़न आप दे सकते हो। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने स्टेबिलिटी की बात की है, तो स्टेबिलिटी में क्या कहा है कि कैटायंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स metals in lower oxidation stage, that is +2 and are much more easily oxidized than corresponding ions of the first low transition है, obviously, ठीक है। जो थर्ड रो वाले इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, ये हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में और अच्छे से डिस्कस आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग रिफर कर सकते हो। एटमाइजेशन एनर्जी, अगेन यहाँ पे ट्रेंड दिया है, ये ग्राफ दिया है, ये वैल्यूज़ को याद नहीं करना है, ट्रेंड्स को आप लोग को याद करना है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, कितना एनर्जी चाहिए क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउटरमोस्ट शेल से, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, यस, वेरी गुड। तो ट्रेंड क्या है, देखिए ट्रेंड ऑब्वियसली क्या होगा, एज यू गो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए डिक्रीज हो रही है, सॉरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी कम लगेगी, जितना छोटा साइज होगा उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि प्रोटॉन उसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट, और डाउन द ग्रुप उतना आसान होगा, क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ये सुनो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, याद रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज,
ओके। एंड अगेन देयर विल बी एक्सेप्शंस, जैसे एक्सेप्शंस होते ही हैं, हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो एक्सेप्शंस अगेन कॉपर में है और क्रोमियम में है, ये आप लोग देखिए। ओके, और हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट आयनाइजेशन, क्योंकि देखो अगर एक मेटल से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का साइन है डेल्टा एच, फिर वो M+ बनेगा। अगर कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले वो एक निकालेंगे, M+ बनेगा, फिर एक और निकालोगे तो M+2 बनेगा। तो 2 आयनाइजेशन एंथैल्पीज होते हैं। ओके, तो और भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप निकालना होता है। ओके, अब शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज न्यूक्लियर, देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आप लोग ग्राफ देखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यहाँ पे इन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो नोटिस करोगे कि देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए स्लो इंक्रीज होता है, उसके बाद अब ये टेबल देख सकते हो, और सडनली क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड स्लो इंक्रीज होता है, फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है वन अनदर से इनिशियली, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल आर क्लोज टू वन अनदर, और वैल्यूज ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज हायर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3d10, ओके, 3d10 लेवल विच इज कम्प्लीटली फिल्ड। ओके, यहाँ पे आप ट्रेंड्स देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी कुछ नहीं होता, वो एनर्जी जो नेगेटिव, एक्चुअली वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें आयॉन्स में बदलने होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट को, जैसे NaCl को अपने रिस्पेक्टिव आयॉन्स में बदलना है तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी ही लगती है, राइट। और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके भी ट्रेंड दिए गए हैं, आपको इसके याद नहीं करने हैं, ओके, या ये याद नहीं करने, बस इस ट्रेंड्स पे फोकस करने हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि M2+ से एक्वेस में जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो तभी हाइड्रेशन एनर्जी, किसी भी एलिमेंट को एक्वेस फॉर्म में कन्वर्ट, तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है जो कि नेगेटिव में होती है, बाकी सब पॉजिटिव में होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, ये नेगेटिव में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोजीशन, हाँ ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो NCERT में आप लोग को एकदम 1-2 लाइन में दिया गया है, लेकिन यहाँ मैं आप लोग को बताती हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एक्चुअली एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव होता है कब होता है। और जनरली देखोगे आप पूरे इसमें ट्रेंड्स में सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये देखिए एक्सेप्शन एक है, वो है कॉपर का जो पॉजिटिव चल रहा है ना, कॉपर का पॉजिटिव चल रहा है पहले सीरीज़ में। क्यों, ऐसा क्यों? देखो नेगेटिव का मतलब होता है, देखो M2 से M में हमें बनाना है, यानी कि हमें रिडक्शन करना है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है ना M2 से M में, तो हमें रिडक्शन करना है, राइट। और रिडक्शन करना मतलब क्या, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट रिड्यूस होगा, ये सुनो। जैसे M2 से M को रिड्यूस करना है, M2 से M बनाना है, तो हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो यही रिडक्शन पोटेंशियल है। जो इस चीज़ को मानता है, नहीं मानता है, उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। तुम्हें पोटेंशियल की ये सिर्फ ट्रेंड जानने के लिए नंबरिंग दी गई है, तुम्हें याद नहीं करने, लेकिन समझो कि यहाँ पे कौन इजीली एक्सेप्ट करता है वो उतना नेगेटिव होगा, कम नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव यानी कि मोर रिडक्शन पोटेंशियल, इतना याद रखिए। ओके, E0 उसका साइन है, ओके। और मोर नेगेटिव यानी कि उसको हम पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं, तो लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सुनो, कॉपर का एमपी कॉपर का किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है ना कॉपर में, कॉपर का, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं, मो नेगेटिव भी कह सकते हैं, राइट, मो नेगेटिव भी कह सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं होता इजीली, ओके। बाकी सब रिड्यूस जल्दी होते हैं, तो बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन कॉपर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये हम रिएक्शंस में पता करेंगे अभी, ओके, ये हम रिएक्शंस में पता करेंगे। लेकिन इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन
ज़रूर आता है कि कॉपर का प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों है। ओके ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी भी है, यहाँ पे दिया भी गया है। देखो M2 एक्वियस स्टेट में है, तो ऑब्वियसली उसको पहले हमें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ये सुनो। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए अभी आप लोग को इसमें डीपली नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप लोग को टर्म एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो बस इतना याद रखिए, जो नेगेटिव होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन कॉपर जो है पॉजिटिव है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ही यही है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली आप लोग के इसमें 1-2-3 लाइन में ये दिया गया है, M प्लस ज़्यादा M2 से M3 प्लस, चाहे तो मैं आपको ये रीड कर देती हूँ। एटॉमिक रेडिया इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट द atomic radii of elements of the second and transition metals are almost same due to lanthanide contraction. ओके और एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि द आयोनिक रेडिया ऑफ M2 प्लस का जो आयोनिक रेडिया एंड M3 प्लस आयन फॉलो द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडिया। द आयोनिक रेडिया डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए ये तो पूरे स्टेटमेंट की बात है। यहाँ पे इतना समझिए आप लोग ट्रेंड्स कैसे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कॉपर जो एक्सेप्शन होता है उसी पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ये सुनो, जनरली क्वेश्चंस किस पे आते हैं, हम लोग हमेशा नोटिस क्या करते हैं, क्वेश्चंस उस पे आते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। तो कॉपर का याद रखना कि प्लस 0.3 है, जिंक का तो माइनस अगेन 0.6 है। तो ट्रेंड्स देखिए आप कैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। हाँ E0 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, E0 यहाँ लिख नहीं पा रहा है, साथ ही में M2 से M2 से M बनाना, यानी कि M2 से M बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ना, तभी तो M बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेस है, यहाँ पे ये तो लेस है, लेस नेगेटिव है, कह सकते हो लेस नेगेटिव है यहाँ पे, है ना। उसके बाद Mn में सडनली बढ़ जाता है, Mn में सडनली बढ़ जाता है, फिर से Fe और CO में कम हो जाता है, नेगेटिव चीज़ है, फिर ये नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद कॉपर में एक्सेप्शन आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ये सब आप लोग एक्सेप्शन नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ट्रेंड में भी निकल का भी आप लोग देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली निकल का भी 0.37 है, निकल का कहाँ है, नहीं निकल का 0.25 है। तो इनके आप वैल्यूज़ को ये देखो, फिर ये लेस नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा ट्रेंड्स को नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना याद रखिए, हमें नंबर याद है, ये याद रखिए कि लेस नेगेटिव कौन है, मोर नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। और ऑब्वियसली किस पे डिपेंड होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 या सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो ऐड करके ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किए गए थे। यहाँ पे आप लोग को डिटेल में नहीं जाना क्या है, समझना क्या है, आप लोग को समझना ये है कि जो टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, वो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। जो नहीं स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, उसको +2 से 2 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, या +2 से 0 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे कॉपर। तो जो स्टेबल नहीं है वही तो रेडी हो जाएगा कि +2 से M+2 यानी कि कॉपर +2 से M यानी कि कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इसीलिए उसका पॉजिटिव है। यहाँ पे दिया भी गया है, ओके, यहाँ पे दिया गया है, रुक जाइए,
MnFeN +2 इज़ मोर स्टेबल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग को मुश्किल होगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आप रिएक्शन बचा देगा, आयन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 और H2 बनाता है, लेकिन कॉपर H2SO4 के साथ कॉपर सल्फेट और H2 नहीं बनाता है। ओके, तो यहाँ पे यही मैं बताना चाह रही हूँ कि वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। बस इतना याद रखिए कि जो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम +3 में मोर स्टेबल है देन +2, और MnFeN +2 इज़ मोर स्टेबल देन +3। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का अगर आप लोग को डेफिनेशन चाहिए तो मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो, या फिर उसके एक्सेप्शन चाहिए तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि एक्सेप्ट कॉपर ऑल ट्रांजिशन ओके एलिमेंट्स विल रेड्यूस हाइड्रोजन। क्यों? उन लोग एक हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड जो मैं अभी कह रही थी। ओके, बट कॉपर विल गेट रेड्यूस बाय हाइड्रोजन, बट क्योंकि हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा ही है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, बाकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो। बट कॉपर विल get reduced by hydrogen, will get reduced by hydrogen। ओके, ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? वही है कि टोटल एनर्जी कितनी चाहिए होती है हमें। हम लोग ने 11th में पढ़ा था बॉर्न हेबर साइकिल। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ को ऐड करके ही एक तरीके से हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐड करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ऐड करते हैं, और क्या ऐड करते हैं? ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन और सब्लिमेशन एनर्जी, ये 3 चीज़ को ऐड करके देखिए कोई भी चीज़ सॉलिड में होता है पहले हमें एक्वियस में कन्वर्ट, बॉर्न हेबर साइकिल में यही तो करते हैं, एक्वियस में कन्वर्ट करते हैं, ये सुनो, फिर उसको हम सब्लिमेट करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी लगता है ना। फिर क्या लगता है? फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, इन सब को मिला के हमें क्या मिलता है? बॉर्न हेबर साइकिल का जो टोटल एंथैल्पी है, ये टोटल जो एनर्जी हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ओके, ये रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम बॉर्न हेबर साइकिल में कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने अगेन वही वाला ट्रेंड चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली ही बात आ गई अगेन। यस और नो, है ना। हेबर साइकिल में हम लोग ने क्या पढ़ा था? बॉर्न हेबर साइकिल में टोटल एंथैल्पी, ओके, टोटल चाहिए हमें एनर्जी, जो कि क्या क्या है चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए बताइए। पहले हमें सॉलिड से एक्वियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटल को, उसके बाद उसके लिए क्या चाहिए? चाय दो, ओके, क्या चाहिए? एक्वियस से फिर हमें सब्लिमेट, ये यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, ये सुनो, हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी, और देखो सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस हो जाती है, और क्या लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों चीज़ें लगेगी, ये सुनो, तब जाके हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। ये हमने बॉर्न हेबर साइकिल में पढ़े थे। ओके, गुड। तो कहने का मतलब है वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात ही यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव दिखाया है, ओके, बाकी सबको नेगेटिव है। तो ये ट्रेंड्स को ट्रेंड के तौर पे पढ़िए। ट्रेंड आप लिखोगे कैसे अगर लिखने के लिए आएगा तो? ओके, लिखने से ज़्यादा वो एप्लीकेशन के लिए आएगा, गिव रीज़न पूछेंगे कॉपर वाली बात को,
यहाँ पे दिया है ट्रेंड इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देख लीजिए आप लोग कि लेस नेगेटिव वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज है, इसलिए वो नेगेटिव है। ओके, डेंसिटी पे काम पहुंच गए। ये काफ़ी डिटेल में दिया गया है टॉपिक, तो आप लोग को बस डिटेल में यही याद रखना चाहिए कि टाइटेनियम से वेनेडियम तक बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं सॉरी नेगेटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं, ई नेगेटिव वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर घटता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर घटता है, यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। फिर कॉपर का तो प्लस ही में आता है, कॉपर का अच्छे से याद रखना, कॉपर का तो प्लस ही में आता है ना, कॉपर का वैल्यू अच्छे से याद रखना, कॉपर का तो प्लस ही में आता है। ओके, तो लेस नेगेटिव वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज जब आप लोग एक एक का करके देखोगे तो नोटिस करोगे कि उसके बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है। ओके, और इसमें कॉपर में ये नहीं हो रहा है, कॉपर में प्लस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन बताई है कि कॉपर एक्सेप्शन है। ओके, हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हायर पॉजिटिव वैल्यू होगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या रिडक्शन का, ओके, ईजी विल बी द रिडक्शन। सिंपल है ना, जितना ईजी, जितना वैल्यू नेगेटिव होगा, हायर वैल्यू होगा, ईजीली वो रिड्यूस करेगा, ईजीली रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ही यही है। ये बताने का मतलब क्या है कि नेगेटिव ज़्यादा है या कम है, सॉरी हायर पॉजिटिव वैल्यू होगा वो इजीली रिड्यूस हो, जैसे कि कॉपर, क्योंकि वो एक्सेप्टिंग है ना, मैंने कहा जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो खुद को रिड्यूस कर रहा है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कॉपर 2+ से +2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और वो क्या बनेगा, कॉपर 0 बनेगा, यस और नो, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो कॉपर 0 बनेगा, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली एक्सेप्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन, ईजी विल बी द रिडक्शन। इसका मतलब ये है एक्चुअली जो कम होगा, जो नेगेटिव होंगे, जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे उतने कहेंगे नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, हम ठीक है, हम स्टेबल हैं, हम +2 में ही स्टेबल हैं। ये +2 में स्टेबल नहीं था इसलिए इलेक्ट्रॉन लेके 0 में जा रहा है। जैसे स्कैंडियम वगैरह ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं, वो लोग +3 में स्टेबल है। ओके, तो यानी कि लो वैल्यू होगा, यानी कि नेगेटिव होगा ऑफ ई रिडक्शन विल बी ऑब्टेन्ड, ओके, और वो इजीली रिड्यूस नहीं होंगे। जितना पॉजिटिव होगा इजीली रिड्यूस होंगे। याद रखना जो पॉजिटिव होगा वो इजीली रिड्यूस होगा, इतना याद रखिए आप। अभी के लिए याद रखिए कि जो पॉजिटिव होगा, जो कॉपर है, वो इजीली रिड्यूस होता है, और ये जो बाकी है, और जितने जो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उतने नाटक करते हैं, क्योंकि मैंने कहा नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहे हैं, रिड्यूस नहीं होना चाह रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ लेने के, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही कोई रिड्यूस होता है ना, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, ठीक है। या +2 से ये 0 ऑक्सीडेशन में से है, यानी कि वो रिड्यूस हो गया, यानी कि कॉपर एक्सेप्शन है, वो रिड्यूस इजीली हो जाता है, बाकी नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि उनकी वैल्यूज नेगेटिव है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दोनों होते हैं, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही थी कि रिड्यूस क्यों नहीं होते हैं, कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर क्यों है। देखो यहाँ पे दिया है मैनी कॉपर, यहाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अगर इतना कुछ दिया है तो क्वेश्चन भी बनता है। मैनी कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, जो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करे उनको हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर प्लस में था, अब इसको ये +2 में गया, कॉपर 0, ये देखो इसके +2 यानी कि एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी है, एक तरफ घटा भी है, यानी कि दोनों चीज़ें हुई है, रिडक्शन और पोटेंशियल, सॉरी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है।
तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है. द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ रेदर देन कॉपर प्लस इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर प्लस. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी जो है मच मोर नेगेटिव है कंपेयर टू कॉपर. मच मोर नेगेटिव यानी कि वो रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा. तो ये थोड़ा बहुत रीज़न आउट है. जो भी बातें मैंने कही उन्होंने रीज़न कही. और हमेशा याद रखिए जब बॉर्न हेबर साइकिल में जो डेल्टा एच होता है वही नेगेटिव में होता है, बाकी सब पॉजिटिव में होते हैं, ये याद रखना. इसीलिए ओवरऑल इफेक्ट करता है, ओवरऑल आंसर को डेल्टा एच जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो एक्वियस स्टेट है, वो बहुत इफेक्ट करता है. नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना इस पे, अगर ये ज़्यादा है पूरे साइकिल में, ये ज़्यादा है तो पूरा ओवरऑल आंसर क्या होगा, नेगेटिव. अगर ये कम है तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लॉजिक समझिए आप लोग, ठीक है. बॉर्न हेबर साइकिल में डेल्टा एच ही नेगेटिव है, अगर वही ज़्यादा है तो नेगेटिव में आएगा ना आंसर, ठीक है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन, अगेन इन्होंने ट्रेंड इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग गो थ्रू कर लीजिए. ओके, ट्रेंड इन डेंसिटी खोल रहे हैं, एक मिनट. डेंसिटी भी वही, जितना जितना नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ रही है, बस इतना वॉल्यूम. क्योंकि देखो साइज तो क्या हो जाता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज क्या होता है, घटती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ी ही है ना, तो वॉल्यूम तो वॉल्यूम जो है कम हो रहा है लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है. और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो आप लोग को पता ही है. तो उस हिसाब से आप ट्रेंड नोटिस करिए. यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है Mn3+ इन CO3+ आयंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं, जो खुद रेड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना. ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था. जो खुद रेड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. ओके, एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन वेरेज TiV2+, ये देखो इनके आयोनिक फॉर्म में इन लोग बता रहे हैं, Mn3+ और CO3+ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज, और Ti2+, V2+, Cr2+ आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन टू फॉर्म अ डाइल्यूट एसिड. मैंने कहा जो रेड्यूसिंग एजेंट हो गए वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे, H2 गैस लिबरेट करेंगे जो रेड्यूसिंग एजेंट्स होंगे. कि रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद अपने ऑब्वियसली वैलेंसी को, इनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन. रेड्यूसिंग एजेंट्स कौन होंगे, जो एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कहीं हो गई एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है. ये कुछ थियोरी पार्ट टाइप है, आप लोग को याद करना है इसको. तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिया है, ये तीनों तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते, TiV2 Cr2, Mn2+ नहीं करता है. क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, -157. इन लोग से कंपेयर करके देखिए. ओके, तो कंपैरिजन में आप लोग इसको देख सकते हो कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है. यहाँ पे भी दिया है कुछ अरेंजमेंट्स, याद आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट. तो ये सब गो थ्रू करिएगा क्वेश्चंस. ओके, हैलाइड्स के भी ट्रेंड दिए हैं, हैलाइड्स कैसे बनते हैं. तो हैलाइड्स से जब भी इन लोग बनेंगे तो इन लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा. कॉपर का जो है वो ClBrI के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ओनली विथ ClBrI. ओके, ये एक एक्सेप्शन है, पढ़ लेना. और बाकी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए हैं, इसको इतना डिटेल में आएंगे नहीं, हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स. ओके, तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगी. आगे बढ़ते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, अगेन वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये सब जो इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह आ नहीं रहे हैं, अब की बार कैंसल्ड आउट है, इसलिए हम इतना डीपली नहीं जाएंगे. आपके सिलेबस में आप लोगों को ये भी कैंसल्ड आउट है कि स्ट्रक्चर्स बनाना और KMnO4 को पढ़ना,
कलर्ड आयंस वाला पार्ट मैंने करा दिया था आप लोगों को कि देखो ये बहुत कलर्स शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदते हैं। जब उन लोग कूदते हैं एक्साइटेड होके, है ना, एक्साइटमेंट होना यानी कि आपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूद जाते हैं, तो इस बीच क्या होता है वापस, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर स्टेबल होते नहीं, वापस आते हैं, तो ये जो है रेडियो एक्टिव वेव छोड़ते हैं। ये वेव्स की वजह से एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है कलर का, तो वो जिस स्पेक्ट्रम का, जिस वेव या फ्रीक्वेंसी का वेव छोड़ा है या लिबरेट हुआ है, उस टाइप का कलर ये शो करते हैं। क्योंकि ये लोग इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, मेन रीज़न ये, इसलिए इन लोग वेरियस कलर शो करते हैं। ओरिजिन ऑफ कलर्स, तो रीज़न यहाँ पे दिए हैं, डी ट्रांजिशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन होता है, इधर उधर जाते हैं डी ऑर्बिटल्स में, चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, और वाइब्रोनिक मिक्सिंग भी बोलते हैं इसको। ओके, डी ट्रांजिशन तभी होगा, डी ट्रांजिशन तभी होता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे दो फेमस कंपाउंड दिए हैं, K2Cr2O7 और KMnO4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल सकते हो। Cr का यहाँ पे +6 है, Mn का यहाँ पे प्लस है, ऑरेंज और वायलेट कलर के होते हैं। इतना याद रखिए अभी के लिए, क्योंकि इन कंपाउंड्स को आप लोग को डिटेल में पढ़ना नहीं है। ओके, पहले थे अब नहीं। और मैंने ये भी बात आप लोग से कही कि इन लोग कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन होता है एड्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन इन मेटल्स के ऊपर आके चिपक भी जाते हैं, ये भी एक रीज़न है। इसलिए बहुत बार ये लोग को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ऑसवाल्ड प्रोसेस में है, हेबर्स में तो फेमस ही है। मोलिब्डेनियम भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। Fe को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, है ना, एज ए कैटलिस्ट। वेनेडियम पेंटॉक्साइड को इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्लेटिनियम को ऑसवाल्ड प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, निकल को हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। तो ये सब एज ए कैटलिस्ट यूज़ बहुत किए जाते हैं, क्योंकि इनमें कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कॉपर में डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ है ना। और एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, PTO को, यूज्ड फॉर रिडक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, क्यों रिडक्शन? क्योंकि हाइड्रोजन इसके ऊपर चिपका हुआ होता है, हाइड्रोजन रिडक्शन करवाता है ना। ये सुनो, तो एड्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का इन मेटल्स के ऊपर, एड्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी होती है। एड्जॉर्प्शन से सरफेस पे, इट्स सरफेस फिनोमेना, अंदर नहीं रख जाता है, तो ऊपर से इजीली रिडक्शन पर्पज़ के लिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज़ करते हैं आप लोग को पता है, और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी दिए हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलता है, रिड्यूस करेगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी इतना टॉपिक नहीं आएगा, अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप सॉलिड स्टेट पढ़ ही चुके हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के, वेरी हार्ड होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है इनमें, केमिकली इनर्ट होते हैं। एलॉयज़, ऑब्वियसली इन मेटल्स के साथ एलॉय बहुत बनते हैं, और स्पेशली जो लेंथेनाइन मेटल्स के साथ जो एलॉयज़ बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग एलॉयज़ को भी हम लेंथेनाइन, यहाँ पे कुछ एलॉयज़ दिए हैं, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, तो यहाँ पे आप लोग परसेंटेज देखिए, मिलावट से बनता है ना, ताकि मजबूती रहे। ओके, मजबूती रहे, इस वजह से ये मिलावट से बनता है ना, कॉपर और जिंक, वो दो मेटल से ज़्यादा, इसी को हम एलॉय कहते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिए हैं, सबके आपको पढ़ने हैं, ओके। नेक्स्ट है कलर थियरी दी है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, नहीं आ रहा एग्जाम में, ओके। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन एंड ऑल भी नहीं आएगा, ओके। तो आप लोग को इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ओके। स्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आप लोग डिलीट कर सकते हो। पोटेशियम पर मैग्नेट भी नहीं आएगा, ओके। अब मैं टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ओके, ये नहीं आएंगे। तो अब हम डायरेक्टली, तो फिर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हम एफ ब्लॉक पे चलते हैं, ओके। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑब्वियसली आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ को
कंसिडर करते हैं, ये सुनो, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ को कंसिडर करना है हमें ब्लॉक में। ये तो आप लोग को पता है, लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से कहाँ शुरू होती है, कहाँ पे कहाँ ख़त्म होती है, पहले तो ये बताइए, है ना। लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से कहाँ शुरू होती है, देखिए अगर हम सिंपल बात में बात करें, देखिए LA लेंथेनाइट, फिर देखिए 58, 57, 50, यानी कि 57 से लेके 71 तक लेंथेनाइट सीरीज़ होगा। एक्टिनाइट कहाँ से शुरू होगा, 89 से 103। अब यहाँ पे भी गुड न्यूज़ है, आप लोग को सिर्फ लेंथेनाइट को पढ़ने हैं, एक्टिनाइट को नहीं पढ़ना है, एक्टिनाइट नहीं आएगा एग्जाम में। तो लेंथेनाइट के ही, और ज़्यादा रिएक्शंस हैं नहीं, लेंथेनियम्स कितने रिएक्शन करेंगे, ज़्यादा रिएक्शन करते नहीं, वो पढ़ने, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क के लिए देती हूँ, और जब नेक्स्ट लेक्चर आप लोग आओगे तो मैं उसको डिटेलली बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं, जेनन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके 6s 4f 5d में भरोगे। चल मैं नेक्स्ट में दिखाती हूँ, इससे पहले निमोनिक भी दिखा देती हूँ, ठीक है। निमोनिक चलते हैं कि लेंथेनाइट के निमोनिक्स क्या हैं। लेंथेनाइट के निमोनिक भी इजी है, ओके, बहुत राइमिंग वाला टाइप भी है, ओके। राइमिंग क्या है इसका, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, क्या है, क्योंकि हम LA को D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं ना, LA तो DA ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो MCE से शुरू करते हैं। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, ओके। यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। हम नहीं, दोस्त लोग, आप लोग फ्रेंडशिप या गर्लफ्रेंड्स बनते हैं, और दोस्त लोग ये भी लूट लो, क्या तुम ये भी, अरे ये तुम ये भी लूट लो। अगर हम इसको हिंदी में लिखे हैं तो कैसे लिखोगे, सीने पर यहाँ पूरा आएगा नहीं, नदियाँ प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, तो अरे तुम ये भी लूटो। तो ये एक निमोनिक है, ये याद करने के लिए तरीका मैंने दिया है। तो एलिमेंट्स के नाम क्या है, सीने से क्या आएगा, एलिमेंट का नाम क्या है, यहाँ पे दिया है सीरियम। फिर इनके नाम थोड़े अटपटे से हैं, PR पर यानी कि प्रेसियोडियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, फिर समेरियम। इनके नाम थोड़े कंट्रीज़ के टाइप लग रहे हैं ना, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, है ना, थोड़े कंट्री वाले नाम लग रहे हैं कि नहीं। डायस्प्रोसियम, इनफैक्ट एक्टिनाइट में तो है ही कैलिफोर्नियम और अमेरिकन, इस टाइप के एलिमेंट्स। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था, इनमें से कौन से क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट्स नहीं है या एलिमेंट्स नहीं है। तो ऑप्शंस में क्या क्या था, इंडियम था, यूरोपियम था, अमेरिकन था, कैलिफोर्नियम था, इंडियम नहीं था, और कोई ऐसा गलत वाला ऑप्शन था, तो गलत वाला था। ये सब तो एलिमेंट्स है ही। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ। जब प्रेम की नदियाँ समाती सीने में, दिल गदगद हो जाता। लेकिन दोस्त लोग फिर क्या करते हैं, अरे तुम ये भी लूट लो, हम फिर कह देते हैं दोस्तों को। तो ये अच्छा निमोनिक है। एक्टिनाइट्स आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, एक्टिनाइट्स को मैं डिस्कस करूँगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है कुछ प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा कि मैं आपको पेपर पे बताऊंगी बाद में, तो अभी फ़िलहाल आप लोग उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से बनाने की, बना के आप लोग खुद से अब देंगे तो अच्छी बात है भाई। ओके, आई विल चेक इट। लैंथेनाइट्स आर फाउंड रेयरली इन अर्थ, सो देज आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस क्या है, PM is the only lanthanide which is synthetic and radioactive in nature। ये बना सकते हैं हम, ओके, और रेडियो एक्टिव लेकिन है ये, तो एक्सेप्शन में PM आएगा। PM याद रखना। लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, इसी रेयरली होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं,
और जो फर्स्ट 3 आर फाउंड इन नेचर वाला अदर्स आर सिंथेटिक इन नेचर। खैर लैंथेनाइड्स को पढ़ना है, लैंथेनाइड्स को पढ़ना है, एक्टिनाइड्स को आपको पढ़ना नहीं है। ओके, एफ ब्लॉक का यहाँ पूरा दिया गया है, इजी है वैसे। अगर आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊँ तो लैंथेनाइड सीरीज जो है हमें उसका वैलेंस शेल या उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 1 to 14 है। यहाँ आप लोग लिख सकते, ओके 4f 1 to 14, 5d 0, ओके 0 से 1 तक भी जा सकता है। 5d 0 से 1 ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और जब 1 पे जाता है, इनफैक्ट वो जब 1 पे होता है, वो जब d 1 पे होगा वो एक्सेप्शन है। यही ट्रिक है, जहाँ जहाँ d तुम्हें 1 पे दिखेगा वहाँ वहाँ वो एक्सेप्शन होगा। रुको मैं बताती हूँ, ठीक है। आप लोग नोटिस करिए कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन है, d कहाँ कहाँ पे 1 है। तो इन्होंने देखे, इन्होंने लैंथेनियम का जो है 5d 6s और 4f ये ना अलग अलग कर दिया है। लेकिन आप लोग नोटिस करो, जहाँ जहाँ d 0 होगा वो एक्सेप्शन नहीं होगा, जहाँ जहाँ d 1 होगा वो एक्सेप्शन होगा, ठीक है। अभी मैं ये बता रही हूँ आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है तो पहला ही वाला एक्सेप्शन है, लैंथेनम एक्सेप्शन है क्योंकि 5d 1 है ना। भर के देखिए आप लोग। सीरियम फिर कंटिन्यू हो जाता है नेक्स्ट, फिर और कहाँ 1 है, गैडोलिनियम भी 5d 1 है, ये एक एक्सेप्शन हुआ। और का एक्सेप्शन है आखिरी वाला ल्यूटेशियम शायद, हाँ ये देखो ये भी एक्सेप्शन हुआ। तो इसके एक्सेप्शन याद करना इजी है कि एक्सेप्शन में आप लोग को टेंशन नहीं होगी। क्या टेंशन नहीं होगी? पहली बात तो याद रखना कि ये जो लैंथेनाइड सीरीज़ हैं ये लोग 4f इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक्टिनाइड 5f में भरेंगे तो 4f में भरा जाएगा, 5f में मत भरना, हाँ, क्योंकि इनको हम 4f भी बोलते हैं, 4f सीरीज़ भी बोलते हैं ना। यहाँ पे 4f में भरा जाएंगे, 5f में उसमें भरा जाता है, किसमें? एक्टिनाइड्स में। और ये 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक जाता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि लैंथेनम हमको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि हम वो डी ब्लॉक में कर, लेकिन कुछ लोग लिखते भी हैं तो गलत भी नहीं होगा, ठीक है। ये 3rd B आता है, 3rd B में आता है, ये याद रखिएगा। और 6th पीरियड, 6th लिखूँ कैसे मैं, 6th पीरियड, ये इसकी कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखना। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और एक्सेप्शंस तो मैंने आप लोग को बताया ही है। जहाँ जहाँ 1 होगा डी में, डी 0 से 1 तक होता है और 0 होगा तो एक्सेप्शन नहीं होगा, और जहाँ 1 होगा तो वो एक्सेप्शन होगा। और इसके पहले जेनॉन लिखना है आप लोग को, क्योंकि पूरा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जेनॉन का कितना होता है भाई, जेनॉन का 54 होता है। तो यहाँ आप जेनॉन लोगे, जेनॉन के बाद जो भी लिखना है, जेनॉन अगर 54 है तो 57 करना है तो क्या करोगे आप, 5d भरोगे और 6s, 54 54 55 56 57 है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे 4f को 0 रखना है, 4f को 0 रखना है, इस केस में 4f को 0 रखना है, लेकिन बाकियों में 4f को भरना है। जहाँ एक्सेप्शन होगा वहाँ पे तुम्हें d में 1 भरना है, बाकी में d को 0 रखना है, ये याद रखिएगा। और 4f को तो भरना ही है भाई। तो यहाँ पे जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले गया, अगर पूरा लिखना है तो Ze 54 होता है ना, तो उसके आगे आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये आप लोग करोगे ना तो एक्सेप्शंस बस याद रखना, एक्सेप्शंस को याद रखिएगा और फिर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस में कौन कौन होंगे? एक्सेप्शंस में मैंने कहा जहाँ पे d 1 होगा, जैसे 57 है ये, क्योंकि d में 1 भरा हुआ है ना, बाकी में d में 0 होगा, आप लोग नोटिस कर सकते हो। और उसके बाद और कहाँ d में 1 है, मैंने कहा था यहाँ पे है ना, गैडोलेनियम ये एक एक्सेप्शन है, और ल्यूटेशियम ये एक एक्सेप्शन है। ये सब एक्सेप्शंस है जो मैंने मार्क किए हैं, 1 2 3 एक्सेप्शंस है। क्यों? इनके d में 1 है और बाकी के d में 0 होगा। नोटिस करना, जो एक्सेप्शन नहीं है, जो एक्सेप्शन नहीं है उनके d में 0 होगा, जो एक्सेप्शन नहीं है उनके d में 0। नोटिस करिए कि यही ट्रिक है, ओके, यही ट्रिक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिख के मुझे भेजना है, लेकिन पूरा मतलब यहाँ पे पूरा दिया नहीं है, इन्होंने जेनॉन लिखा नहीं है। जेनॉन लिख के फिर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए। यहाँ एक्टिनाइड्स के लिए, एक्टिनाइड्स आप लोग को आना नहीं है, इट वोंट कम इन एग्जाम्स, ओके। सो
Directly we go to some general characteristics of lanthanoids. General characteristics, all lanthanides are silvery white soft metal. Again exception है they are silvery white soft metal and tarnish rapidly in air. ठीक है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी हुई कि दे आर सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं. अगर आप लोग देखोगे दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दे हैव अ टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग होती है एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो एक नॉर्मली मेटल के होते ही हैं. यस और नो. कलर ऑफ आयंस, मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं अब बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन. तो इनके जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, इसीलिए ये ना ये एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करता है. जब हम इसकी कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम देखेंगे ये एल्यूमिनियम जैसे कंपाउंड बनाता है. तो मैग्नेटिक नेचर में भी लैंथेनाइड्स जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें F0 टाइप भी होता है. F0 टाइप जो एक्सेप्शन में आया, F14 टाइप भी होता है. दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक. ये ऑल पैरामैग्नेटिक है ना. पैरामैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं. उनमें है वैकेंट शेल की आके मैग्नेट को अट्रैक्ट करे. ओके, एक्टिनॉइड्स को आपको पढ़ना नहीं है, राइट. तो हम डायरेक्टली अब रिएक्टिविटी जाते हैं F ब्लॉक की, जो कि मैंने कहा इनको आप दिमाग में रखो एल्यूमिनियम के जैसे. एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम भी ना Al2O3 यानी कि यहाँ पे Ln को आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करिए. और जब भी आप कंपाउंड बनाओगे, जैसे कि आपको बनाना है यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन और लैंथेनियम. लैंथेनियम का +3 वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2. क्रिस क्रॉस करिए, क्रिस क्रॉस करके क्या बना? Ln2O3. यही तो हुआ. क्रिस क्रॉस करके ही तो आंसर ये आया. तो उसी तरह सबको क्रिस क्रॉस करिए विथ एसिड, क्योंकि मेटल भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. लैंथेनाइड्स भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं. विथ हैलोजेंस अगेन वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. LnH3 होता है. विथ H2O LnOH3 बनता है. ये देखो एल्यूमिनियम भी अगर आप नोटिस करो, एल्यूमिनियम को भी हम Al2OH3 बनाता है ना. इसी तरह ये भी LnOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. यहाँ पे ये कार्बाइड्स बनाता है. LnC2 कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाता है, और यहाँ पे सल्फाइड्स बनाता है. इजी है, आप बस क्रिस क्रॉस करिए. लैंथेनाइड का देखो क्या है, 3. नाइट्रोजन की भी, नाइट्राइड की भी 3. क्रिस क्रॉस करिए, Ln बनेगा. क्रिस क्रॉस करके कैंसिल हो जाएगा. 3 1 3 बना क्या? Ln. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ F ब्लॉक के जो लैंथेनॉइड्स की जो रिएक्टिविटी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर विद मी. आई थिंक ये चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड, क्योंकि उसके बाद एक्टिनॉइड्स की रिएक्टिविटी है. तो ये सब आप लोग को नहीं आ रहा है, ये आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो. बस लैंथेनॉइड के एलॉयज़ पढ़ लेना. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 86. इन लोग को एलॉयज़ के फॉर्म में यूज़ करते हैं. इनफैक्ट इसके जो एलॉयज़ को मिक्स्ड मेटल कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. मिक्स्ड मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 95% क्या होता है? लैंथेनाइड मेटल. और बाकी 5% आप कुछ भी ले लो, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, किसको भी ले लो. एलॉय बनाना है ना. लेकिन 95% आप किसको ले रहे हो? आप ले रहे हो 95% लैंथेनॉइड को. यानी कि ये एलॉयज़ बनाने में बड़ा हेल्प होता है. और मिक्स्ड मेटल इज यूज इन एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल, लाइटर फ्लिंट. मिक्स्ड ऑफ लैंथेनाइड्स एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन क्रैकिंग. ओके, तो ये सब अगर इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड्स है तो उनको हम टेलीविजन एज फॉस्फर्स इन टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेस. तो ये इसके एक तरीके से एलॉयज़ के आप कह सकते हो एप्लीकेशन है या यूजेज हैं. ओके, ये आप लोग पढ़ लीजिए. और ये मिक्स्ड मेटल को इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िए. ओके, मिक्स्ड मेटल क्या होता है. ओके, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग को. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. देयर आर सर्टन क्वेश्चन विच यू ऑल कैन सॉल्व. होमवर्क इज यू ऑल हैव टू जस्ट राइट, ड्रॉ ऑल दी ग्राफ. इनफैक्ट जो मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया था. एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेजिए. थैंक यू.